क्यों बाई बैक की न्यूज़ के बावजूद इस आईटी जाइंट में कोई भी एक्साइटमेंट देखने को नहीं मिल रही है इसके शेयर प्राइस में। और इतना ही नहीं, जब टीसीएस के इतने शानदार नतीजे आए उसके बावजूद दबाव में क्यों हैं स्टॉक्स। और क्या बाईबैक एक बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं निवेशकों के लिए अच्छा मौका हो सकता है। बाईबैक का इतिहास इस शेयर को लेकर के इस कंपनी का क्या कहता है, कंपनी किस तरह से बाईबैक लाने वाली है, ओपन मार्केट थ्रू लेके आएगी या टेंडर के थ्रू लेके आएगी। और Q2 के नंबर्स जो आने वाले हैं 13 अक्टूबर को, यानी आज दोस्तों है 11 तारीख, परसों ये आने वाले हैं। तो ऐसे में क्या वो चीज़ है जो हमें बहुत ही बारीकी से देखनी चाहिए और एज अ रिटेल निवेशक हमें क्या बाईबैक से एक्साइटेड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे दोस्तों। और जिस तरह से टीसीएस के नंबर आए हैं ये डिकोड करने की कोशिश करूंगा, टीसीएस की बातें नहीं करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा कि कमेंट्री और जो नंबर्स हैं आईटी के वो आने वाले समय में क्या महसूस कर रहे हैं या क्या कहना चाह रहे हैं आपसे, और एज अ रिटेल निवेशक हमें क्या करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा और आज बात करने वाला हूं मैं इन्फोसिस के बाईबैक की और Q2 के नंबर्स की। सबसे पहले देखिए, इन्फोसिस ने 3 बार बाईबैक लाए हैं और पिछले लगातार आप कह सकते हैं, अगर मैं बात करूं एग्जैक्टली कब कब लाए हैं, 2017, 2019 और आप कह सकते हैं 2021 में, जिसमें से केवल 2017 का जो बाईबैक था वो टेंडर ऑफर के थ्रू था। बाकी के जो 2 ऑफर थे वो आप कह सकते हैं ओपन मार्केट के थ्रू थे। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, देखिए जब आप टेंडर ऑफर पे करते हैं ना, टेंडर ऑफर के थ्रू बाईबैक लाते हैं, तो इससे निवेशकों को फ़ायदा ज़्यादा होता है। क्योंकि कंपनी क्या करती है, आप कह सकते हैं कि उसे आप कहते हैं 2-4 स्टॉक या कुछ स्टॉक्स उन्हें जो प्राइस में वो लाते हैं उन्हें वो खरीदना ही पड़ता है। बट ओपन मार्केट के थ्रू ये होता है दोस्तों कि जो जैसे मार्क्सन फार्मा कर रहा है, ठीक है, मार्क्सन फार्मा भी बाईबैक लाया है लेकिन वो ओपन मार्केट के थ्रू ला रहे हैं। और जब ओपन मार्केट के थ्रू लाते हैं तो आप कभी भी स्टॉक को उस समय खरीद सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे मार्क्सन फार्मा में जब लेके आया जिस प्राइस में, वो प्राइस तो गया ही नहीं मार्क्सन फार्मा का, क्योंकि ओपन मार्केट के थ्रू ट्रांजैक्शन हो रहा था। और वही इन्फोसिस के साथ हो रहा है, वो होगा। और अगर मैं आपके साथ पर्सनल राय करूं तो मैं एटलीस्ट 80 to 90% इस बात को लेकर सुनिश्चित हूं कि भाई ये जो आएगा बाईबैक आएगा वो ओपन मार्केट के थ्रू आएगा। ठीक है, ये तो बात होगी बाईबैक्स की। अब बात करता हूं आखिर बाईबैक कितने का आने वाला है, कितने प्रीमियम में आ सकता है और जो बाईबैक है ये कितना बड़ा होगा। तो देखिए, मैं काफ़ी न्यूज़ चैनल के भी रिपोर्ट देखा, थोड़े आर्टिकल भी पढ़ाई की मैंने, तो उससे एक चीज़ समझ में आ रहा है कि जो बाईबैक होगा वो आप कह सकते हैं लगभग 8.5 से 9 हज़ार करोड़ के बीच का होने वाला है। ठीक है, 8.5 से 9 हज़ार करोड़ के बीच का, और ये लगभग 17 से 18% प्रीमियम में निकल के आएगा। और इसकी जो रेंज की बातें कही जा रही है ये लगभग आप कह सकते हैं 1800, अगर मैं एग्जैक्टली आपके साथ चर्चा करूं तो कहा जा रहा है 1740 से 1800 के आसपास का ये प्रीमियम में आ सकता है, यानी 16-17% के प्रीमियम में, 18 से 21 के प्रीमियम, माफ़ कीजिएगा 18 से 21% के प्रीमियम में, और लगभग 1740 से 1800 के बीच का ये बाईबैक होगा। लेकिन इसके बावजूद कोई एक्साइटमेंट दिख क्यों दे रही है हमको, क्योंकि आपको याद हो जब टीसीएस का बाईबैक आया था स्टॉक काफ़ी तेज़ी दिखाया था और काफ़ी एक्साइटेड लोग दिख रहे थे। तो अब ऐसा क्या हो गया कि एक्साइटमेंट दिख ही नहीं रही है स्टॉक्स में, लोग निवेश करने से बच रहे हैं या डर रहे हैं। कईयों को लग रहा है भाई थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा तो हम एक्यूमुलेट करेंगे। और इसको ये आप कह सकते हैं जो एक्साइटमेंट का ना होना है, इसको आग में घी का काम कर रहा है टीसीएस के अच्छे नंबर्स के बावजूद भी थोड़ा प्रॉफिट बुक आना। तो देखिए, मैं टीसीएस के बारे में कुछ समझा दूं कि रिजल्ट से पहले ऑलरेडी स्टॉक बहुत भाग चुका था, ठीक है, तो प्रॉफिट बुकिंग तो आनी ही थी, इसमें मैं कोई भी आप कह सकते हैं शक शुबा नहीं है। और जिस तरह के नंबर्स आए हैं बहुत अच्छे नंबर्स हैं, 10,000 करोड़ के जो मार्क है उसे ऊपर इन्होंने नेट प्रॉफिट जनरेट किया, जो कि काफ़ी अच्छी है और कहीं से कुछ भी निगेटिविटी नहीं बताई गई है। ठीक है, और कंपनी कह रही है कि भाई हाँ, हमें कोई भी अभी तक ऐसा कोई आसार तो हमें नहीं दिख रहे हैं कि कुछ आप कह सकते हैं जो इन्वेस्टमेंट है वो कम हो रही है, जो डिजिटल एक्सपेंडिचर है कंपनियां वो कम कर रही हैं। ठीक है, हाँ, कंसर्न ये है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण शायद जो बैंकिंग कंपनीज हैं, जो फाइनेंस कंपनीज हैं, वो एक्सपेंडिचर कुछ आने वाले क्वार्टर्स में कम करें। मार्जिन भी इनके इनलाइन रहे हैं। ठीक है, तो
मोर और लेस टीसीएस के जो बाजार एस्टिमेट थे उससे काफ़ी अच्छे नंबर्स आए, क्योंकि जो बाजार था वो काफ़ी कंजर्वेटिव या निगेटिव रिजल्ट आएगा ऐसा अनुमान था। बात करें इन्फोसिस की, तो देखिए यही कारण है कि आज अगर बात करूंगा 1450 को कंटेन करने में बहुत मेहनत कर रहा है। ये वीडियो में रिकॉर्ड लगभग आप कह सकते हैं 1:30-2 बजे के आसपास कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है। उस समय 1450 के आसपास स्टॉक जो है थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब इन्फोसिस का भाई ये बाईबैक है, ये कैसा है, क्या निवेश करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज़, यदि ये गिरावट हो रही है, इवन होती है, अगर ये मुझे 1300 के आसपास ही मिलता है इन्फोसिस, लॉन्ग टर्म के निवेशकों के लिए गोल्ड माइन मूवमेंट होगा दोस्तों। और कोई भी, और मैं कहता हूँ अगर टेंडर में आता है और अगर निचले स्तरों में मिलता है, प्लीज़ बाई बैक में स्टॉक देने की गलती मत कीजिएगा। देखिए मैं बात कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट पर्पस के लोगों की, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जो एक शानदार कंपनियां आपको इतने निचले स्तरों में मिल रही हैं, आपको और क्या चाहिए। तो गिरावट में खरीदारी की कोशिश करें, लॉन्ग टर्म में देखें, कोशिश करें। ओपन टेंडर में आएगा तो आपको तो बेचना ही नहीं पड़ेगा, इसीलिए माफ़ कीजिए, ओपन टेंडर अगर ओपन ट्रांजैक्शन में आता है, ओपन मार्केट के थ्रू आता है तो कोई इशू नहीं है। टेंडर में आएगा, प्लीज़ देने से बचिएगा, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और आप समझिए बाई बैक का मतलब क्या होता है। बाई बैक का मतलब ये होता है कि कंपनी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है अपने स्टॉक को लेकर के। और देखिए दोस्तों, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आईटी कंपनियां हमारे भारत की एक बैकबोन इंडस्ट्री है, ठीक है। सर्विस इंडस्ट्री है, हमारे यहाँ की बैकबोन इंडस्ट्री है। कोई भी गिरावट आ रही है, और इसका रीज़न आप सबको पता है, यूरोप, यूएस, यूके, इसमें रिसेशन की बातें हो रही हैं, तो दबाव तो देखने को मिलेगा ही आने वाले कुछ क्वार्टर्स तक। मुझे लगता है नेक्स्ट मार्च तक, ठीक है, ये पूरे फाइनेंशियल ईयर तक आपको आईटी दबाव में दिखेगा। लेकिन ये खरीदारी का मौका होगा, एक्यूमुलेशन का मौका होगा। हमेशा ये मोमेंट नहीं आते दोस्तों कि आपको स्टॉक निचले स्तरों में आराम से एक्यूमुलेशन करने को मिले। पिछले 1 साल में बाजार कहीं नहीं गया है, लगभग जहाँ था उसी के ऊपर नीचे ट्रेड कर रहा है, और ये बहुत शानदार मौका दे रहा है एक्यूमुलेशन का। अब बात करता हूँ कि भाई आने वाला जो Q2 के नंबर इन्फोसिस के वो कैसे होने वाले। देखिए इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बस एक बात ये कहूँगा आपसे कि इन्फोसिस के जो नंबर हैं वो कांस्टेंट करेंसी के बेसिस पे जो बातें चल रही हैं उसमें जो वो कांस्टेंट करेंसी के जो टर्म्स में जो इंप्रूवमेंट आएगी वो 4.5-4.6% की बात कर रहे हैं, जो कि अपने पीयर्स में हाईएस्ट रहेगा। जून क्वार्टर में जो मार्जिन में दबाव देखने को मिला था उसका रीज़न ये था कि कंपनी ने वेज हाइक्स दी थी, यानी जो अपने एम्प्लॉयज़ को पेमेंट करती हैं उसमें उन्होंने बढ़ोतरी की थी। जो जूनियर इंजीनियर्स रहते हैं, जो कह लीजिए जो फ्रेशर्स रहते हैं, जो स्टार्टिंग में रहते हैं, जो लोअर आप कह सकते हैं मैनेजमेंट में रहते हैं, उन्हें वेज हाइक दी थी, जिसके कारण आपको दबाव देखने को मिला था। लेकिन ये तमाम चीज़ें अब ऑलरेडी प्राइस इन हो चुकी है। मार्जिन कंपनी का मानना है, जो गाइडेंस है इस साल का 21 से 23% का रहने वाला है, ऐसा कंपनी का मानना है, और वो इसे फुलफिल करेगी, उसको चीज़ को लेकर के वो कॉन्फिडेंट भी है दोस्तों। इन्फोसिस का मुझे लगता है मार्जिन का जो टेंशन था, जो वो लगातार वेज हाइक, और इन्फोसिस को काफ़ी समय से यही बात कही जाती थी कि भाई ये एट्रिशन रेट को लेकर के बहुत सवालिया निशान उठा रहे थे, और ये भी कहा जाता था कि भाई कंपनी हायर ही नहीं कर रही, जिनको इन्होंने लेटर दिए थे वो भी रिवोक कर दे रहे हैं, और ज़्यादातर ये नए फ्रेशर्स को आप कह सकते हैं नए फ्रेशर्स को ये हायर भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये तमाम चीज़ें अब हटती हुई दिखाई दे रही हैं, पॉजिटिव देखने को मिल रही है। इन्फोसिस पे अगर आप पिछले कुछ समय देखेंगे तो कुछ आप कह सकते हैं कुछ केसेस भी चल रहे हैं कि भाई ये बायस रहते थे, जेंडर बायस थे, इन तमाम केसेस चल रहे हैं अमेरिका में, तो इस कारण भी थोड़ा दबाव में स्टॉक था। लेकिन अब तमाम चीज़ें मुझे छटती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर Q2 के नंबर थोड़े बहुत अगर मुझे लगता है प्रेशराइज रहेंगे भी, और देखिए ये भी रीज़न हो सकता है, शायद Q2 के नंबर उतने अच्छे इनके नहीं होने वाले, इसलिए कोई बहुत बड़ी गिरावट से बचने के लिए ये बायबैक का ऐलान कर रहे हैं। लेकिन ये मेरा पर्सनल सोच है, आउट ऑफ द बॉक्स है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। लेकिन एक चीज़ है कि हर एक आईटी कंपनी अभी दोस्तों बायबैक लाएगी, ऐसा हर कोई मान रहा है। कईयों का मानना है विप्रो भी आने वाले 6 महीने में, आप देखेंगे 6 से 1 साल में एक बायबैक डेफिनेटली लाएगी। और मैं इस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं पॉजिटिव हूँ कि वाकई में विप्रो आने वाले समय में एक बायबैक ज़रूर लेके आएगी। और यदि मुझे विप्रो 350 380 के आसपास मिलता है, ये दो बीच ये जो रेंज है 30 रुपये की,
बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौका होगा वो निवेशकों के लिए जो एक लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनी देखना चाह रहे हैं दोस्तों। ठीक है, और आप देखिए ये अभी जो चीज़ें चल रही है वो इसीलिए चल रही हैं कि ये जो गिरावट का माहौल है ये ज़्यादा प्राइस गिर ना जाए, प्लस कंपनी जो अपना स्टेक है वो और बढ़ाए, इसलिए ये बायबैक लगातार कंपनियां ला रही हैं। क्योंकि एक बात तो क्लियर है, अगले साल यानी ये पूरे फाइनेंशियल ईयर तक दबाव में आईटी स्टॉक्स रहेंगे। और यदि आप थोड़ी बहुत और गिरावट नहीं देख सकते, प्लीज़ मेरा ये कहना रहेगा आराम से एक्यूमुलेट करें। कोई भी लमसम बड़ी इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक्स में, खास करके आईटी जाइंट्स में अभी बचें दोस्तों, क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो विजिबल है दोस्तों। ठीक है, और आने वाला ये पूरा मार्च क्वार्टर तक प्रॉब्लम्स रहेंगी, ये चीज़ अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा। और दिसंबर क्वार्टर तो वैसे ही दोस्तों आपको पता होगा थोड़ा सा आप कह सकते हैं थोड़ा सा स्लो रहता है, और ये इनका पीक क्वार्टर रहता है आईटी कंपनीज का, जो ये सितंबर क्वार्टर है। तो इसीलिए इसमें रिजल्ट थोड़े अच्छे ही आते हैं दोस्तों। इसीलिए मार्जिन गाइडेंस ठीक है, रेवेन्यू ठीक है, कांस्टेंट करेंसी इनकी अच्छी होने वाली है, जो मार्जिन गाइडेंस है वो फुलफिल होगा। देखना ही होगा कमेंट्री क्या होती है इन्फोसिस की। कमेंट्री एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी आने वाले समय में दोस्तों। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बाई बैक कोई एक्साइट नहीं है, मुझे भी नहीं लगता कोई एक्साइटमेंट की बात है, और ये चीज़ इसके स्टॉक प्राइस में कोई बहुत तेज़ी नहीं लाने वाली। लेकिन हाँ, अगर गिरावट लाती है इवन इन स्तरों पे भी इन्फोसिस में निवेश करना फॉर अ लॉन्गर टर्म, यदि आप 2-3 साल के लिए हैं, मुझे बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव ऑफर लगता है। बस यही कहूँगा, कोई बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट मुझसे बचिएगा, एक्यूमुलेशन का जोन रखिएगा। कंपनी बहुत शानदार है, और अगर आप एनालिस्ट की मानेंगे, सबका ये मानना है कि आने वाले सालों में इन्फोसिस की जो ग्रोथ है वो अपने पीयर्स को आउटपेस करेगी। ठीक है, तो ये मैटर ऑफ डिस्कशन हो सकता है कि करेगी कि नहीं करेगी, लेकिन एक कांस्टेंट ग्रोथ, एक शानदार ग्रोथ आपको आने वाले समय में एक कंपनी ज़रूर दिख सकती है। हर एक गिरावट सिर्फ एक खरीदारी का मौका होगी दोस्तों। और एज अ रिटेल निवेशक दिमाग में रखिएगा कि ये पूरा फाइनेंशियल ईयर थोड़ा सा आपको दबाव में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो यदि आपको मेरी ये एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, और इसके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।